अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपना कोर्स ऑपरेशन रिसर्च का जो कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर 25th लेक्चर ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। लास्ट लेक्चर 24th लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैक्सिमम फ्लो फ्रॉम अ गिवन नेटवर्क। फ्लो नेटवर्क जो है वो दिया गया हो और उसमें से मैक्सिमम फ्लो जो है किस तरह हमने पास करना है। और आपने, मैं उम्मीद हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना लेक्चर जो है लास्ट लेक्चर वो एंजॉय भी किया होगा और अंडरस्टैंड भी किया होगा। एट द एंड जो मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिए थे उनको सॉल्व भी किया होगा। यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज प्रैक्टिस प्रॉब्लम। सिंपल थे, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। और मैंने एग्जाम्पल इस तरह की चूज की थी जिसमें बैक ट्रैकिंग भी आ रही थी। इनफैक्ट 2 आइटरेशंस पे बैक ट्रैकिंग आई। ब्रेक थ्रू जो पाथ्स हैं वो हमने 5 डिफरेंट ब्रेक थ्रू पाथ्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए थे। हर आइटरेशन का हर स्टेप जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है वो अंडरस्टैंड आपने कम्प्लीटली, यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्लीट स्टेप्स। ईच इटरेशन का हर स्टेप जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हुई होगी। और आपको कोई भी जो है असाइनमेंट्स में या फिर मैं सेशनल्स में या फाइनल्स में आपको मैक्सिमम फ्लो का प्रॉब्लम दूं, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम इजीली। इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे आप। आज का लेक्चर जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है और ये भी नेटवर्क मॉडल्स से ही रिलेटेड है। लेकिन आज के लेक्चर में क्या खास बात है कि आज के लेक्चर में हमारा नेटवर्क जो होगा दैट विल रिप्रेजेंट सम सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं अपना रिसर्च प्रोजेक्ट लिखता हूँ। जैसे मैंने रिसेंटली रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो अपना लिखा है, HEC में सबमिट किया, तो आई हैव टू प्लान माई रिसर्च प्रोजेक्ट। मुझे रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए प्लान करना पड़ता है। क्या प्लान करना पड़ता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मैं एट द एंड ऑफ दिस रिसर्च प्रोजेक्ट इसकी ड्यूरेशन क्या होगी और क्या क्या एक्टिविटीज हैं मेरे रिसर्च प्रोजेक्ट की। फॉर एग्जांपल डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम कौन से प्रॉब्लम को मैं टैकल करने जा रहा हूँ। सेकेंडली कि उसका मैथमेटिकल फार्मूलेशन करना। अब मैथमेटिकल फार्मूलेशन करने के लिए, प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, क्या उस टाइम से 1 माह लगेगा, 2 माह लगेंगे, उस टाइम से पहले मैं कर सकता हूँ। स्पैन में निकाल सकता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट जो है एंड टाइम प्रोजेक्ट जो है वो मेरा सेम ही रहे, लेकिन मैं जो है मेरी एक्टिविटीज जो है उनको स्पैन जो है कि उस एक्टिविटीज का खत्म करने का स्टार्ट और एंड करने का टाइम जो है वो मेरे पास एक स्पैन आ जाए, लिमिट्स आ जाए कि विद इन दैट लिमिट मेरा प्रोजेक्ट, मैं इस एक्टिविटी को, पर्टिकुलर एक्टिविटी को इतना लेट स्टार्ट कर सकता हूं और इतना अर्ली स्टार्ट करूं तो मेरा जो प्रोजेक्ट का एंड जो है, एंड टाइम जो है, जो प्रोजेक्ट 1 साल में खत्म होना है वो डिस्टर्ब नहीं होता। दैट इज नोन एज द के स्पैन ऑफ एक्टिविटीज जो है वो निकालना विदाउट अफेक्टिंग द कंप्लीट प्रोजेक्ट्स टाइम। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं दीज प्रॉब्लम्स कैन बी फॉर्म्ड एज नेटवर्क मॉडल्स। और नेटवर्क मॉडल्स में जब नेटवर्क आपके पास मॉडल आ जाता है तो देन वी आर लुकिंग फॉर द क्रिटिकल पाथ। और ये सब टर्मिनोलॉजीज जो है ये आज के लेक्चर में ना हम नॉट ओनली वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस दीज टर्मिनोलॉजीज कोरस्पॉन्डिंग टू दीज प्रोजेक्ट्स। ये प्रोजेक्ट्स जो हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैं HEC का हायर एजुकेशन कमीशन के लिए एक प्रोजेक्ट लिखा है, उसमें मुझे टाइमलाइंस डिफाइन करनी पड़ती हैं कि मेरा प्रोजेक्ट जो है ये प्रॉब्लम मैं कंसिडर कर रहा हूँ, उसकी एक्टिविटीज ये एक्टिविटीज हैं, हर एक्टिविटी का टाइमलाइन ये है। अल्टीमेटली माय प्रोजेक्ट विल बी, द ऑब्जेक्टिव विल बी ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ लेट्स से 2 इयर्स। अगर 2 साल का प्रोजेक्ट है तो वो प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस जो हैं, एक्टिविटीज जो हैं, उनका टाइमलाइन डिसाइड करना, यही हमने आज के लेक्चर में सीखना है। पिछला लेक्चर जो था वो मैक्सिमम फ्लो का था। उससे पिछला लेक्चर नेटवर्क मॉडल्स में हमने सो फार कितने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं। हमने मिनिमल स्पैनिंग ट्री के, अगर नेटवर्क मॉडल दिया गया हो, मिनिमल स्पैनिंग ट्री आप किस तरह बनाते हैं, किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं,
वो जो कि वेटेड ग्राफ का होता है और जो कि हर नोड से पास करने वाला वेटेड ग्राफ में सम अप करें, एज हम करें, आर्ट्स का वेट जो है सम करें वो मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद हमने इसका एलपी फॉर्मुलेशन भी की, फिर मैक्सिमम फ्लो भी किया, मैक्सिमम फ्लो का एल्गोरिदम भी पढ़ा, फिर हमने जो है शॉर्टेस्ट रूट एल्गोरिदम पढ़ा। शॉर्टेस्ट रूट एल्गोरिदम के लिए 2 एल्गोरिदम पढ़े थे। तो उसके बाद मैक्सिमम फ्लो प्रॉब्लम जो है वो नेटवर्क का पढ़ा। आज लास्ट प्रॉब्लम जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ के कोरस्पॉन्ड है। द आर्ट्स विल रिप्रेजेंट्स द एक्टिविटीज़, और इसको ख़ास तरह से कोई भी प्रॉब्लम अगर फिजिकल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो है वो हमें इन वर्ड्स स्टेट किया गया, उसके कोरस्पॉन्ड हम नेटवर्क बनाना भी सीखेंगे कि नेटवर्क किस तरह बनाते हैं और उसका सोल्यूशन जो है किस तरह निकालते हैं कि विद इन द लिमिट्स ऑफ द टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट हम किस तरह अपना एक्टिविटीज़ जो है सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर which is the 25th lecture of operation research. The critical path method, the first slide, critical path method and PERT, which is the abbreviation of program evaluation and review technique. PERT are network based method designed to assist in planning, scheduling and control of projects. A project is defined as collection of interrelated activities. Different activities होती हैं. With each activity consuming time and resources. Time और resources जो है ये consume कर देते हैं, ये बड़ी 2 important informations हैं. The objective of CPN critical path method and PERT program evaluation and review technique is to provide an analytic means for scheduling the activities. First we define the activities of the project. Of course, activities हमें define करनी पड़ेंगी. Their precedence, कि एक activity अगर आपने करना है तो उस activity से पहले क्या काम करना पड़ेगा. For example, अगर मैं खाना ही बनाना चाहता हूँ, चिकन बिरयानी बनाना चाहता हूँ, तो भाई मुझे पहले बाजार से जाके चिकन और राइस और इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो लानी पड़ेंगी ना. तो बिरयानी स्टार्ट करने से पहले मुझे ये चीज़ें लानी पड़ेंगी बाजार से. तो एक एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ उसकी प्रीसीडिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो देखनी पड़ेंगी कि उससे पहले मुझे क्या क्या चाहिए होगा. एंड देयर टाइम रिक्वायरमेंट्स, और उनका टाइम रिक्वायरमेंट्स भी मुझे चाहिए होगा. नेक्स्ट, द प्रेसिडेंस रिलेशनशिप्स अमंग द एक्टिविटीज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय अ नेटवर्क. फिर मैं नेटवर्क से रिप्रेजेंट किया करूंगा अपनी जो मेरा प्रोजेक्ट होगा उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज को. द थर्ड स्टेप इन्वॉल्व्स स्पेसिफिक कंप्यूटेशंस टू डेवलप द टाइम स्केड्यूल फॉर द प्रोजेक्ट. यही हमारा इनफैक्ट एल्गोरिदम यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे. स्टेप बाय स्टेप मेथड जो है वो बताएंगे. ड्यूरिंग द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट things may not proceed as planned. Obviously यही रियल वर्ल्ड जो है रियल लाइफ में यही होता है कि आप जो एक्सपेक्ट करते हो वो काम नहीं होता. As some of the activities may be expedited or delayed. कुछ एक्टिविटीज जो हैं वो एक्सपायर्ड भी हो सकते हैं और डिले भी आ सकता है. इनफैक्ट हमारा काम ही ये है कि हमने डिफरेंट एक्टिविटीज को डिफाइन करना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज जो हैं वो क्रिटिकल हैं. हम जो टाइम एलोकेट किया गया उसी टाइम में हमें करना पड़ेगा. कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो कि हम रिलैक्स्ड कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास स्पैन ऑफ टाइम है. उस हम स्टार्ट भी लेट कर सकते हैं लेकिन वो प्रोजेक्ट के ओवरऑल टाइमिंग पे इफेक्ट नहीं डाल रहे. यही हमने निकालना सीखना है आज के लेक्चर में. When this happens, the schedule must be revised. जब अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं तो स्केड्यूल को रिवाइज करना पड़ता है हमें. ऑफ कोर्स हम करेंगे टू रिफ्लेक्ट द रियलिटीज ऑन द ग्राउंड. दिस इज द रीजन फॉर इंक्लूडिंग अ फीडबैक लूप. अ फीडबैक लूप बिटवीन द
टाइम स्केड्यूल फेज एंड नेटवर्क फेज एज शोन इन फिगर। अब इस फिगर में नेटवर्क जो प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैंने रिप्रेजेंट किए हुए हैं कि प्रोजेक्ट एक्टिविटीज सबसे पहले मैंने डिसाइड करनी है, फिर उसके कोरस्पॉन्ड नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क किस तरह बनाना है वो आज अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। फिर नेटवर्क की कैलकुलेशंस करनी है, इसका मतलब है कि एल्गोरिदम मैंने अप्लाई करना है, मेरे पास टाइम स्केड्यूल आ जाएगा। टाइम स्केड्यूल आ जाएगा तो फिर मैं उसको फीडबैक से इवेल्युएट करूंगा। अगर इवेल्युएशन ठीक ना आई, आई विल गो बैक, नेटवर्क दोबारा मैं मॉडिफाई करूंगा, फिर कैलकुलेशन करूंगा, टाइम स्केड्यूल करूंगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह मैं ये काम करता रहूंगा। तो सबसे पहले नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन हम सीखते हैं कि नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन किस तरह की जाती है। ईच एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन आर्क। हर एक्टिविटी प्रोजेक्ट की जो है वो एक आर्क से रिप्रेजेंट की जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने बिरयानी ही कुक करनी है जो मैंने पहले भी ली थी, तो मैंने क्या करना है, मार्केट जाना है, मार्केट से राइस लेके आना है। कितना टाइम लगेगा, लेट से 13 मिनट्स लगता है मुझे। राइस और चिकन लेके आना है, राइस लेके आना है, उसके लिए मैं एक्टिविटी एक करनी पड़ेगी, गो टू द मार्केट एंड बाय ऑल द थिंग्स। तो मैं एक आर्क जो है वो बना दूंगा, ठीक है, नोट्स के दरमियान। दिस इज एन एक्टिविटी। In the direction of progress in the project, the nodes of the network establish the precedence relationship among the different activities. अब राइस लाने के बाद मैं घर आ गया, घर आके मैंने चिकन बॉयल किया, उस पे लेट्स से 15 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, 15 मिनट्स लगते हैं। तो ये नोड्स जो हैं ये ए बी सी, ये बी सी आर्क जो है, ये आर्क का प्रेसिडेंट आर्क जो है वो ये है कि पहले मैंने मार्केट जाना। ठीक है, तो नेटवर्क में हमेशा ये एक्टिविटीज का प्रेसिडेंट पिछली एक्टिविटीज होंगी और अगली एक्टिविटीज होंगी, उसी से ही हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अब उसके कुछ रूल्स हम डिफाइन करने लगे। 3 रूल्स आर अवेलेबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग द नेटवर्क। Each activity is represented by one and only one arc. हर एक्टिविटी के लिए एक खास आर्क होगा। Each activity must be identified by 2 distinct nodes. 2 distinct nodes के साथ एक्टिविटी जो है वो आइडेंटिफाई करनी चाहिए। इसका मतलब है कि ये सिचुएशन जो मैंने आपको बताई थी ये हम इस तरह नहीं करेंगे। ए बी एक्टिविटी मेरी मार्केट जाने की हो गई, डिस्टिंक्ट नोड हो गए। अब उसके दरमियान सी डी एक्टिविटी मेरी क्या है कि चिकन को मैंने कुक करना है। सी और डी ये 2 डिफरेंट एक्टिविटी हैं। अब इसको कनेक्ट किस तरह करना है, वी कैन इंट्रोड्यूस अ डमी नोड। ठीक है, डमी नोड से इनको मैं कनेक्ट कर दूंगा। अभी सीखते हैं किस तरह करते हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि नेटवर्क को प्लॉट करने से, ड्रॉ करने से पहले हमें 3 क्वेश्चंस को हर एक्टिविटी वाइज हम ऐड करेंगे। किस तरह हमने ऐड करना है एक्टिविटी को। ठीक है, तो उसके लिए ये क्वेश्चंस जो है हमें उनका ख्याल रखना करें। ये क्वेश्चंस क्या है, व्हाट एक्टिविटीज मस्ट इमीडिएटली प्रीसीड द करंट एक्टिविटीज। What activity must follow the current activity? कि एक एक्टिविटी है उससे पहले कौन सी एक्टिविटीज जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए और उसके बाद में कौन सी एक्टिविटीज होंगी। What activity must occur concurrently, parallel, कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है वो चल सकती हैं। The answer to these questions may require the use of dummy एक्टिविटीज। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, अभी ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेन करता हूँ। टू एंश्योर करेक्ट प्रेसिडेंस अमंग द एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग सेगमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट। एक्टिविटी सी स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर ए एंड बी हैव बीन कंप्लीटेड।
अब ए और बी एक्टिविटीज थी, एक्टिविटी सी जो है वो इमीडिएटली स्टार्ट होती है आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज ए एंड बी। अब ए को मैंने रिप्रेजेंट किया नोड 1 2 से और बी को रिप्रेजेंट किया नोड 1 3 से। ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं जो कि मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई हैं। ए यहाँ पे आ सकता है 1 3, बी 2 1, और ये जो डैश्ड लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पे डमी है। एक्टिविटी ई स्टार्ट्स ओनली आफ्टर बी हैज बीन कंप्लीटेड। इन दो क्वेश्चंस को अगर हम आंसर कर लें एंड वी डू नॉट अलाउ सच अ नोड कि एक्टिविटी ए भी उसका एक नोड एंड हो रहा है, एक्टिविटी सी का भी वो स्टार्टिंग नोड बन रहा है, एक्टिविटी ई का, इस तरह की सिचुएशन हम नेटवर्क में अलाउ नहीं करेंगे। जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी तो हम उसको रिप्लेस करेंगे बाय अ डमी एक्टिविटी, और ये जो है ये डमी एक्टिविटी है। डैश एरोड लाइन जो है ये डमी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, डमी एक्टिविटी। अब इसको मैं जरा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ए एक्टिविटी एंड हो रही है, वी हैव अ नोड एंड देन सी, एंड व्हाई वी इंट्रोड्यूस दिस डमी एक्टिविटी, बिकॉज ए और बी दोनों साइमल्टेनियसली कंप्लीट होते हैं तो एक्टिविटी सी जो है वो स्टार्ट होती है। सो आई हैव इंट्रोड्यूस सच अ डमी एक्टिविटी इन माय नेटवर्क, और एक्टिविटी जो है वो दो नोड्स के दरमियान जो है रिप्रेजेंट की जाती है, जबकि मैं इस तरह की सिचुएशन जो है नेटवर्क में कभी भी प्लॉट नहीं करूंगा। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि किस तरह आपने कंस्ट्रक्ट करना है ये सारा नेटवर्क जो है प्रोजेक्ट के कोरस्पॉन्ड। अ पब्लिशर हैज अ कॉन्ट्रैक्ट विद एन ऑथर टू पब्लिश अ टेक्स्ट बुक। The simplified activities associated with the production of the textbook are given below. The author is required to submit to the publisher a hard copy and a computer file of the manuscript. Develop the associated network for the project. अब एक्टिविटी ए मैन्युस्क्रिप्ट प्रूफ रीडिंग बाय एडिटर, इसका प्रीडिसेसर पहले एक्टिविटी कोई नहीं है। ड्यूरेशन कितनी है? 3 वीक्स है। ये हमारे आर्क की जो है, तो आर्क की वेट जो होगा वो हुआ करेगा 3 वीक्स जो है वो फर्स्ट एक्टिविटी ए का। एक्टिविटी बी सैंपल पेजेस प्रिपरेशन, इसका भी कोई प्रीडिसेसर नहीं है, इसका ड्यूरेशन 2 वीक्स है। बुक कवर डिजाइन नो प्रीडिसेसर, आपका ड्यूरेशन जो है 4 वीक्स। आर्ट वर्क प्रिपरेशन नो प्रीडिसेसर, ड्यूरेशन वीक 3 वीक्स। ऑथर्स अप्रूवल ऑफ एडिटेड मैन्युस्क्रिप्ट एंड सैंपल पेजेस, इसके लिए आपका प्रीडिसेसर्स जो हैं वो ए और बी हैं, एंड द ड्यूरेशन फॉर दिस वन इज 2 वीक्स। नेक्स्ट एफ जो है वो आपका बुक फॉर्मेटिंग होगा। बुक फॉर्मेटिंग के लिए आपका जो एक्टिविटी जो उस एक्टिविटी से पहले कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए, दैट इज एक्टिविटी ई, विच इज ऑथर्स अप्रूवल ऑफ एडिटेड मैन्युस्क्रिप्ट एंड सैंपल पेजेस। ठीक है, ऑफ कोर्स ये इट मेक्स सेंस ऑल्सो कि बुक को अगर आपने फॉर्मेट करना है तो एक्टिविटी जो है ई एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ई एक्टिविटी का प्रीडिसेसर जो थे वो ए और बी थे। ए और बी जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट प्रूफ रीडिंग बाय एडिटर एंड सैंपल पेजेस प्रिपरेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका बुक फॉर्मेटिंग तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक आपका जो है एक्टिविटी ए, बी एंड ई, ये तीनों एक्टिविटीज जो हैं ये कंप्लीट ना हो गई हो। बुक फॉर्मेटिंग तब तक नहीं हो सकती। और जाहिर बात है ये सेंस भी बना रहा है कि आप मैन्युस्क्रिप्ट का पहले प्रूफ रीड करेंगे, सैंपल पेजेस का को प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद ऑथर्स का अप्रूवल लेंगे, तभी तो बुक की फॉर्मेटिंग होगी कि कौन सी चीज कहाँ पे आनी है और सब कुछ। ठीक है, इसी तरह बाकी एक्टिविटीज जो हैं वो आपका
फॉर पब्लिशिंग अ बुक वो भी रिप्रेजेंट की गई हैं, और ये आपका एक्टिविटीज प्रीडिसेसर एक्टिविटीज जो हैं वो बताई गई हैं, और ये ड्यूरेशन बताई गई हैं। इससे हम नेटवर्क जो है वो प्लॉट करने की बनाने की कोशिश करेंगे वंस वी हैव द करेक्ट नेटवर्क प्लॉटिंग, और उसके बाद जो है हम सीपीएम एल्गोरिथम जो है वो डिस्कस करेंगे। अब ये टेबल जो है वंस अगेन मैंने जो है इसका बनाया हुआ है। द नेटवर्क इज गिवन बाय, लेकिन आप अगर स्टार्ट करेंगे तो हमें नहीं पता कि ये किस तरह हमने स्टार्ट करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्टिविटी ए को नोड 1 और 2 से एक आर्क से डिफाइन कर दिया, एक्टिविटी ए, और उसका वेट मैंने क्या रख दिया, ए, ये 3 वीक्स था, 3 वीक्स, ठीक है, ये मैंने वेट इसका रख दिया A-3, ठीक है। अब एक्टिविटी ए का प्रीडिसेसर कोई नहीं था, तो जाहिर बात है नेटवर्क 1 नोड से 2 ये एक एक्टिविटी जो है स्टार्ट हो गई। अब एक्टिविटी बी भी, उसका भी कोई प्रीडिसेसर नहीं है, तो एक्टिविटी बी जो है वो भी आर्क कौन सी होगी, एक थर्ड नोड मैंने इंट्रोड्यूस किया, और बी एक्टिविटी स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 ये मैंने डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। अब देखिए मैं इस तरह नहीं डिस्क्राइब कर सकता था कि 1 2 एंड 2 3 ये एक्टिविटी बी है, नो दिस इज रॉन्ग। यही लास्ट स्लाइड पे मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि इस तरह नहीं कर सकते, ठीक है। डिस्टिंक्ट नोड्स होने चाहिए, और इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम 1 से 2, 2 से 3, 1 से 3, और ये डमी एक्टिविटी जो है वो क्रिएट करते थे। ये यहां पे एरोड लाइन से जो है डमी एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट की गई। ए से बी तक हम पहुंच गए हैं, B-2 उस आर्क की मैंने रिप्रेजेंटेशन की है। देन आई हैव द एक्टिविटी सी। एक्टिविटी सी के लिए मुझे सी बुक कवर डिजाइन जो है ये एक्टिविटी है, और इसका भी प्रीडिसेसर जो है ये कोई नहीं है, और इसकी ड्यूरेशन जो है वो 4 वीक्स है। सो आई कंस्ट्रक्ट अ नोड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 8। अब ये 8 तक मैं किस तरह पहुंचाऊं ये भी हम देख लेते हैं। उससे पहले मैं देखना चाहता हूं कि कौन सी एक्टिविटीज जो है ए और बी जब मैंने प्लॉट कर लिया है इस तरह, कौन सी एक्टिविटी जो है जो स्टार्ट हो सकती है व्हेन एवर ए एंड बी आर कंप्लीटेड, जब ए और बी कंप्लीट हो जाए, वो मैंने देखा कि एक्टिविटी ई स्टार्ट हो सकती है। सो फ्रॉम नोड 3 आई कंस्ट्रक्ट द एक्टिविटी ई। नोड 4 मैंने किया, और ई के लिए मेरा 2 वीक्स लगते हैं, वो मैंने आर्क एक बना दिया कोरस्पॉन्ड टू एक्टिविटी ई। अब ई के बाद कौन सी एक्टिविटी आएगी उसका मैं प्रीडिसेसर देखूंगा कि ई किसी एक्टिविटी का प्रीडिसेसर है, वो एक्टिविटी एफ का है। इसका मतलब है कि मैं एक और नोड 6 बना लेता हूं, और एक्टिविटी एफ जो है वो भी प्लॉट कर देता हूं, और एफ का वेट, उस आर्क का वेट भी जो है वो मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं। देन मेरी एक्टिविटीज ए बी ई और एफ, ए बी ई और एफ, ये एक्टिविटीज जो हैं किसी का प्रीडिसेसर तो नहीं बन रही। मैंने एफ तक मैं पहुंच चुका हूं, नोड 6 तक, तो मैंने देखा कि ए बी एफ जो है, एफ एक्टिविटी प्रीडिसेसर बन रही है जी का, तो मैं एक्टिविटी जी को प्लॉट कर दूंगा ऑनवर्ड्स। नोड 7 मैंने किया, और जी मैंने आर्क जो है इस आर्क से एक्टिविटी जी जो है वो मैंने डिफाइन कर दी। नेक्स्ट मैं देखूंगा कि ए बी ई, ए बी ई एफ जी, ये सब जो हैं किसी एक की प्रीडिसेसर तो नहीं है। जी मैंने देखा प्रीडिसेसर है किसी का, लेकिन बिफोर दैट एच जो है वो भी होना चाहिए, लेकिन एच तो भी मैंने एक्टिविटी बनाई ही नहीं। एच एक्टिविटी तक
पे मैं जब पहुंचा तो मुझे एच एक्टिविटी के लिए पता चला कि उसके लिए पहले डी भी होनी चाहिए। अब डी एक्टिविटी पे जब मैं पहुंचा, डी एक्टिविटी के कोरस्पॉन्ड मैंने देखा कि उसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है। सो डी एक्टिविटी विल बी स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विच इज वन नोड। तो मैं नोड 5 जो है कंस्ट्रक्ट कर दिया। डी एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय आर्क बिटवीन द नोड 1 एंड नोड 5। अब ये बैक ट्रैक करें, डी एक्टिविटी किसका प्रीडिसेसर थी? एज की। तो एज मैं बना सकता हूं, एज एक्टिविटी जब डी कंप्लीट हो जाए तो 5 और नोड 7 जो है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एक्टिविटी एज, क्योंकि एज के लिए डी एक्टिविटी होनी चाहिए थी। तो नोड 7 तक मैं पहुंच गया हूं, जो कि मेरी एक्टिविटी जी बी के का एंड पॉइंट बन रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने एक्टिविटी देखनी है आई। आई एक्टिविटी का प्रीडिसेसर था जी, जो कि मैं 7 तक पहुंच चुका हूं, और पैरेलल ये चल सकती हैं एक्टिविटीज, कोई कंडीशन नहीं है। एच और जी पैरेलल चल सकती हैं, इसीलिए मैंने एच का नोड जो है, एंड नोड जो है वो 7 ही रखा है। तो आफ्टर दैट कि जी एच जो है वो आई की प्रीडिसेसर थी, तो मैं 8 नोड कंस्ट्रक्ट करूंगा, और ये आई एक्टिविटी जो है ये मैंने कंस्ट्रक्ट कर दी। आई एक्टिविटी बनाने के बाद फिर मैं जो है देखूंगा कि एक्टिविटी कौन सी रह गई है और उसका प्रीडिसेसर क्या है। उसका सी और आई प्रीडिसेसर है। अब सी का प्रीडिसेसर मैं देखूंगा, सी का प्रीडिसेसर जो है वो कोई नहीं है। इसका मतलब है सी एक्टिविटी मेरी स्टार्ट होगी फ्रॉम द स्टार्टिंग नोड जो 1 था, वहां से स्टार्ट होके 8 तक न्यू नोड जो 8 है। आई के साथ क्यों मिला रहा हूं मैं? क्योंकि जे की प्रीडिसेसर एक्टिविटीज जो हैं वो सी और आई हैं, सी और आई हैं। आई मेरी कंप्लीट हो रही है 8 पे, इसीलिए मैं 1 नोड से सी को स्टार्ट करवा के 8 तक जा रहा हूं। अब मेरा लास्ट एक्टिविटी जो है वो जे है, बुक प्रोडक्शन एंड बाइंडिंग। वो इन दोनों सी और आई एक्टिविटी कंप्लीट होती हैं तो फिर मैं कर सकता हूं। सो आई इंट्रोड्यूस अनदर नोड 9 and by the arc 8, 9 I have represented my J activity, और 4V किस पे लगते हैं तो J-4 जो है ये मैंने बना दिया। इस तरह ये कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इन वर्ड्स कि नेटवर्क किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले प्रीडिसेसर जो है वो हमें बताते हैं कि नेटवर्क किस तरह कंस्ट्रक्ट करने हैं। जिन जिन एक्टिविटीज के प्रीडिसेसर नहीं है, फॉर एग्जांपल ए और बी, वो हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्ट की, और इस तरह की सिचुएशन नहीं हमने कंस्ट्रक्ट करनी, वी यूज द डमी एक्टिविटीज। तो ए और बी हमने कंस्ट्रक्ट कर ली, ठीक है, और उनके दरमियान डमी एक्टिविटी भी जो है हमने इंट्रोड्यूस कर ली। इस तरह की सिचुएशन उनके दरमियान आ सकती है जो कि एक्टिविटीज जो है उन स्टार्ट हो रही हो एट द एंड ऑफ और एट द कंप्लीशन ऑफ सम अदर एक्टिविटीज, जैसे 6, 7 एंड 8। ये 6, 7 एंड 8, 7 जी एक्टिविटी है और आई एक्टिविटी है। अब आई एक्टिविटी अकर होने के लिए आपको जी एक्टिविटी पहले होनी चाहिए कंप्लीट, नॉट ओनली जी होनी चाहिए, एच भी होनी चाहिए। इसीलिए हमने एच का और आई जी का जो एंड पॉइंट है दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्टिविटी आई। ये सिर्फ उस केस में आ सकता है। अगर एक्टिविटीज का प्रीडिसेसर कोई नहीं है तो वी विल यूज द डमी एक्टिविटी, जैसे हमने यहां पे यूज की है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल ये 6 नोड जो है, ये 6 नोड टू 7 नोड जी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जी एक्टिविटी के लिए एफ एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी होनी है तब भी ये एक्टिविटी हो सकती है। तो दैट्स व्हाई द एंड नोड ऑफ एफ एक्टिविटी इज द इनिशियल नोड ऑफ एक्टिविटी जी। so on and so forth, इस तरह ये चलता जाएगा, और we will construct the network corresponding to our physical world problem, जो कि मैंने एक प्रॉब्लम के लिए ये कंस्ट्रक्ट करके आपको दिखा दी है। अब क्रिटिकल पाथ एल्गोरिथम जो है ये हमने स्टडी करना है। लेट्स सी कि क्रिटिकल पाथ एल्गोरिथम किस तरह वर्क करता है।
The end result in critical path method is the construction of the time schedule for the project. कोई एक प्रोजेक्ट है, उसका एंड जो होगा वो ये होगा कि प्रोजेक्ट का आपका टाइम स्केड्यूल जो है वो आपके पास आ जाएगा. To achieve this objective conveniently, we carry out special computation. और ये हमेशा हम करते आ रहे हैं कि special computations ही हम करते हैं. For example, मिनिमल स्पैनिंग ट्री के लिए स्पेशल एल्गोरिथम्स हमने स्टडी किया था, मैक्सिमम फ्लो के लिए स्पेशल कंप्यूटेशन, बिकॉज दीज आर द स्पेशल प्रॉब्लम्स. तो इनके लिए हम स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए हमने सिंप्लेक्स मेथड की एसेंस ही यूज की थी, लेकिन एक खास वे से की थी. टोटल ड्यूरेशन नीडेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोड्यूस हम कर सकते हैं इन स्पेशल कंप्यूटेशन से. Classification of the activities of the project as critical and non-critical. Critical और non-critical classification जो है ये भी की जा सकती है. An activity is said to be critical if there is no leeway, there is no freedom of relaxing the time, is in determining its start and finish. Start और finish times में हमारे पास relaxation ना हो. जैसे एक एक्टिविटी अगर स्टार्ट करते हैं आफ्टर 1 आवर होनी है, तो हम 1 आवर से पहले या बाद में हमारे पास पॉसिबिलिटी ही ना हो, हमें 1 आवर जब खत्म हो तभी वो एक्टिविटी स्टार्ट करनी पड़े. फॉर एग्जांपल रिले रेस होती है ना आपकी ओलंपिक्स में, तो जब तक दूसरा, ये रिले रेस क्या होती है कि आपके पास टीम होती है, एक टीम मेंबर भाग रहा होता है, वो एक सर्कल कंप्लीट करता है, तो उसने एक स्टिक जो है वो अपने दूसरे मेंबर को पकड़ानी होती है. जब तक वो एक जो कंप्लीट सर्कल करके पहले जो पर्सन भाग रहा है वो स्टिक पास ऑन नहीं करता, दूसरा आदमी भाग नहीं सकता. ठीक है, तो ये तब जब तक वो कंप्लीट नहीं करेगा सर्कल तब तक दूसरा आदमी भाग नहीं सकता. ठीक है, तो सच एन एक्टिविटी इज नोन एज के उसका ये नहीं हो सकता कि वो आदमी अभी अपना पहला आदमी जो है, पहला रनर जो है वो हाफ सर्कल कंप्लीट करे और दूसरा आदमी जो है वो पहले ही भाग जाए, या फिर पहला आदमी जो है वो सर्कल से आगे चला जाए तो दूसरा आदमी वेट करता रहे उसके बाद भागे. नो, डिले नहीं आ सकता. यू विल लूज, डेफिनेटली यू विल लूज. तो सच एन एक्टिविटी इज नोन एज क्रिटिकल एक्टिविटी, जिसका टाइम जो दिया गया है, स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम, उसको हम रिलैक्स ना कर सकते. अ नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी अलाउज सम स्केड्यूलिंग स्लैक. स्केड्यूलिंग स्लैक जो है हमें वो स्पैन मिलेगा कि इस स्पैन में हम इसको पहले स्टार्ट कर सकते हैं, ओवरऑल प्रोजेक्ट टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. इसको बाद में, इतना बाद में ये बाउंड है, इतने टाइम तक इसको स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के ओवरऑल टाइम में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा. सो दैट द स्टार्ट टाइम ऑफ द एक्टिविटी कैन बी एडवांस्ड और डिलेड विद इन लिमिट्स विदाउट इफेक्टिंग द कंप्लीशन डेट ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट. यही मैंने आपको समझा दिया. टू कैरी आउट द नेसेसरी कंप्यूटेशंस वी डिफाइन एन इवेंट as a point in time at which activities are terminated and others are started. अब प्रोजेक्ट हमारा नेटवर्क फ्लो लास्ट में हमने देखा है कि कुछ एक्टिविटीज खत्म हो रही हैं, टर्मिनेट हो रही हैं, कुछ एक्टिविटीज स्टार्ट हो रही हैं. इनफैक्ट हमने इसी इंफॉर्मेशन की बेस पे तो हमने लेक्चर जो है वो नेटवर्क जो है वो प्लॉट किया था. तो इवेंट जो है वो हमारे अकर हो रहे होंगे, कोई इवेंट एंड हो रहा है, कोई इवेंट जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो इवेंट हम उन्हें कहा करेंगे. इन टर्म्स ऑफ द नेटवर्क एन इवेंट कोरस्पॉन्ड्स टू अ नोड. एक इवेंट जो है वो कोरस्पॉन्ड टू अ नोड होता है. अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज. डिफाइन दिस स्क्वायर जे द अर्लीस्ट अकरेंस टाइम ऑफ इवेंट जे, यानी कि स्क्वायर जे जो है, इवेंट जे जो है उसका अर्लीस्ट अकरेंस टाइम है, और इवेंट जे जो है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है नोड से, जे नोड से. ठीक है, एंड नोड उसका ये होगा. डेल्टा जे लेटेस्ट अकरेंस टाइम ऑफ इवेंट जे, यानी कि कितना डिले हम कर सकते हैं. डेल्टाज विल बी डिलेज एंड स्क्वायर्स विल बी द अर्लीस्ट
start of the one event. dij ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी ij, जैसे लास्ट एग्जांपल में हमें फॉर एग्जांपल कि मैन्युस्क्रिप्ट प्रूफ रीडिंग के लिए 3 वीक्स दी गई थी, वो ड्यूरेशन दैट इज dij, ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी ij। और ये नेटवर्क में नोड्स के दरमियान ये एक एक्टिविटी है ij एक्टिविटी, और इस नोड का कोई वेट होगा, उसका हम नाम क्या रखते हैं, dij रखते हैं। ठीक है, इस तरह हम टर्मिनोलॉजीज जो है वो कुछ डिफाइन करते हैं। The definitions of the earliest and latest occurrences of event J are specified relative to the start and completion dates of the entire project. Obviously, कि प्रोजेक्ट का अगर एंड डेट जो है वो 6 मंथ्स है, तो आप 7th मंथ में उस प्रोजेक्ट की कोई एक्टिविटी स्टार्ट नहीं कर सकते, इट इज़ यूजलेस। इसी तरह कि आप एंड नहीं कर सकते किसी एक्टिविटी को, प्रोजेक्ट एंड आपका हो रहा है विद इन 6 मंथ्स में, तो आप 8th मंथ में किसी एक्टिविटी को, प्रोजेक्ट की एक्टिविटी को एंड नहीं कर सकते, ये यूजलेस है। ठीक है, द क्रिटिकल पाथ कैलकुलेशंस, द क्रिटिकल पाथ कैलकुलेशंस इन्वॉल्व 2 पासेस। द फॉरवर्ड पास, ये हम हर नेटवर्क के लिए कैलकुलेट किया करेंगे। किस तरह कैलकुलेट करते हैं अभी एल्गोरिथम में मैं आपको इनवर्ड्स बताता हूँ, और एग्जांपल्स में जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह ये कैलकुलेट करते हैं। द फॉरवर्ड पास डिटरमिन्स द अर्लीस्ट अकरेंस टाइम्स ऑफ द इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स होंगे उनके अर्लीस्ट अकरेंस टाइम्स जो हैं वो हम निकाल लेंगे। द बैकवर्ड पास कैलकुलेशंस कैलकुलेट्स देयर लेटेस्ट अकरेंस, के कितना डिले हम कर सकते हैं, कितना लेट कर सकते हैं इस एक्टिविटी को विदाउट अफेक्टिंग द कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर एक एक्टिविटी क्रिटिकल एक्टिविटी है तो उसका अर्लीस्ट अकरेंस और जो आपका बैकवर्ड फॉरवर्ड अकरेंस और बैकवर्ड अकरेंस जो मैं अभी डिफाइन करता हूं वो दोनों 0 होंगे, देन वी से दैट दिस एक्टिविटी इज क्रिटिकल एक्टिविटी। फॉरवर्ड पास अर्लियर अकरेंस टाइम जिसको स्केयर से हम कर रहे हैं, द कंप्यूटेशन स्टार्ट एट नोड 1 से स्टार्ट होगी एंड एडवांस रिकर्सिवली टू एंड नोड n। इनिशियल स्टेप क्या है कि फर्स्ट जिस नोड से स्टार्ट हो रहा प्रोजेक्ट उसका हम 0 करते हैं टू इंडिकेट दैट द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स एट टाइम t इक्वल्स 0। जनरल स्टेप क्या है जे, given that nodes p q up to so on v are linked directly to node j। अब स्केयर जे जो है वो कैलकुलेट करना मैं बता रहा हूं, जो कि अर्लीस्ट टाइम है, अर्लीस्ट अकरेंस टाइम है नोड जे का। उस नोड से ये एक्टिविटीज जो है पी क्यू वी जो है ये लिंक्ड हैं, इनकमिंग एक्टिविटीज, यानी कि पी जे ऐसा है कि इसका से पहले ये तमाम एक्टिविटीज जो हैं ये कंप्लीट हो रही हैं, एंड दैट द अर्लीस्ट अकरेंस टाइम्स ऑफ इवेंट्स नोड्स हैव ऑलरेडी बीन कंप्यूटेड। और इन सब के टाइम्स जो हैं पी जे पी क्यू वी जे इन सब के ऑलरेडी कंप्यूट किए हुए हमने, क्योंकि ये रिकरेंस रिलेशन है। तो हमारा इवेंट्स जे का अर्लीस्ट अकरेंस टाइम जो है स्केयर जे इज मैक्सिमम the earliest occurrence time of P plus dpj। अगर P नोड है तो यहाँ पे स्केयर P हमने कैलकुलेट कर लिया होगा, और ये dpj जो है ये हमें पता होगा कि ये क्या है, ये वेट नेटवर्क का। इसको सम करें, Q को सम करें, V को सम करें, जो मैक्सिमम है दैट विल बी अलाउड हियर, डेल्टा J की वैल्यू ये होगा। द फॉरवर्ड पार्स इज कंप्लीट व्हेन सिग्मा एन को हम लास्ट नोड जो होगा nth एक्टिविटी जो होगा नेटवर्क की उसको हम लेबल कर लेंगे। ठीक है, बाय डेफिनेशन सिग्मा जे रिप्रेजेंट्स द लॉन्गेस्ट पाथ ड्यूरेशन टू नोड जे। लॉन्गेस्ट पाथ ड्यूरेशन जो है ये बताता है। अब एग्जैक्टली इसी तरह हम बैकवर्ड पास करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, फॉरवर्ड पास हमने स्टार्ट किया था किससे, इनिशियल नोड से, बैकवर्ड पास हम फाइनल नोड से स्टार्ट करेंगे, और डेल्टा लेटेस्ट अकरेंस टाइम जो है वो हम डेल्टा जो फॉरवर्ड पास हमने लास्ट नोड का कैलकुलेट किया था
इनिशियल स्टेप उसके इक्वल करेंगे और बैकवर्ड कैलकुलेट करेंगे टू इंडिकेट। अब ये बैकवर्ड पास मैं आपको जो स्लाइड पे लिखा हुआ है वो भी बता देता हूं। फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ द फॉरवर्ड पास, इसका मतलब है फॉरवर्ड पास पहले आप कैलकुलेट करेंगे। द बैकवर्ड पास कंप्यूटेशंस स्टार्ट एट नोड n एंड एंड एट नोड 1। इनिशियल स्टेप क्या है, सेट डेल्टा n इक्वल्स, जो फॉरवर्ड पास अपने nth नोड के लिए किया उसको सेट कर दें, डेल्टा n equals that number to indicate that the earliest and latest occurrences of the last node of the project are same। तभी तो प्रोजेक्ट हम अपने कंप्लीट जो ड्यूरेशन हमने दिया उसी में हम कर सकेंगे। जनरल स्टेप जे क्या है, given that nodes p q and v are linked directly to node j by outgoing activities jp jq jv। अब देखें पहले pj था, फॉरवर्ड हम जा रहे थे, अब हम बैकवर्ड जा रहे हैं, ठीक है। एंड दैट द लेटेस्ट अकरेंसेस टाइम्स ऑफ इवेंट्स नोड्स p q v हैव ऑलरेडी बीन कैलकुलेटेड, जो उसका पिछले तमाम जो हैं उनके कैलकुलेट किए जा चुके हैं लेटेस्ट अकरेंस टाइम। तो डेल्टा p माइनस डी पी जे, क्या मतलब है कि ये jth है, इसके पिछली एक्टिविटीज जो है लेट्स से ये p है, ये q है, इन सब के डेल्टास जो है वो डेल्टा q भी कैलकुलेट किया गया है, डेल्टा p भी कैलकुलेट किया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसका हमने डेल्टा j कैलकुलेट करना है। इन आर्क्स की ड्यूरेशन भी होगी, एक्टिविटीज की ड्यूरेशन भी होगी, तो दिस ड्यूरेशन माइनस डी पी जे, ये एक रियल नंबर होगा उन सब का मिनिमम। इट मेक्स सेंस ऑल्सो। द बैकवर्ड पास इज कंप्लीट व्हेन we reach the first node at the 1 is computed. At this point delta 1 equals square 1 should be equals 0. Based on the preceding calculations, an activity will be critical कि उसका स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम में ना अर्लियर स्टार्ट कर सकते हैं ना डिले कर सकते हैं। उस एक्टिविटी को हमने क्या नाम दिया था कि क्रिटिकल एक्टिविटीज है। अब इन पिछली कैलकुलेशंस पे बेस करते हुए क्रिटिकल एक्टिविटीज आपकी कौन सी बनी, सेटिस्फाइज 3 कंडीशंस। वो 3 कंडीशंस, ये 3 कंडीशंस जो है सेटिस्फाई करते हैं कि डेल्टा आई इक्वल्स स्क्वायर ऑफ आई के इक्वल हो, डेल्टा जे इक्वल स्क्वायर ऑफ जे के इक्वल हो, एक्टिविटी आई जे। और याद रखिएगा कि नेटवर्क में एक्टिविटी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ith और jth नोड्स के दरमियान। इसका मतलब है इन दोनों नोड्स का हमने डेल्टा भी कैलकुलेट किया होगा और स्क्वायर भी कैलकुलेट किया होगा। डेल्टा जो है वो डिले अक्रेंस, एक्टिविटी की अक्रेंस में डिले है, और स्क्वायर क्या है, अर्लीस्ट अक्रेंस ऑफ द सर्टेन एक्टिविटी, ठीक है। थर्ड क्या है कि डेल्टा जे माइनस डेल्टा आई इक्वल्स डेल्टा जे स्क्वायर जे माइनस स्क्वायर आई इक्वल्स डी आई जे, कि आर्क की जो है वो वेट के जो रियल नंबर हमने असाइन किया हुआ है उसके इक्वल हो। The 3 conditions state that the earliest and latest occurrence times of n nodes I and j are equal and the duration dij fits tightly in the specified time span। इसी का मतलब है कि हम ना वो अर्लियर स्टार्ट कर सकते हैं ना उसको एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं। जो हमें टाइम दिया गया है dij इस एक्टिविटी का, उसी टाइम पे हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये स्टार्ट टाइम है और ये एंड टाइम है, और इसमें रिलैक्सेशन नहीं आ सकती। सच एन एक्टिविटी इज नोन एज क्रिटिकल एक्टिविटी। एन एक्टिविटी दैट डज नॉट satisfies all 3 conditions is thus नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, और उसके लिए हम स्पैन निकाला करेंगे। बाय डेफिनेशन द क्रिटिकल एक्टिविटीज ऑफ अ नेटवर्क must constitute an uninterrupted path that spans the entire network from start to finish। और ये क्रिटिकल एक्टिविटीज जो है ये आपको पाथ दिया करेंगे। दैट्स व्हाई एल्गोरिथम का नाम जो है क्रिटिकल पाथ मेथड या क्रिटिकल पाथ एल्गोरिथम। लेट्स डू दिस फॉर वन पर्टिकुलर एग्जांपल।
ये नेटवर्क आपको दिया गया है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नोड 1, एक्टिविटी बी है। एक्टिविटी बी के लिए आपका ड्यूरेशन जो है 6 यूनिट्स ऑफ टाइम है, वट एवर दैट टाइम इज। एक्टिविटी 1 है, 1 एक्टिविटी के लिए 5 है, और एक्टिविटी ए है से डिनोट किया जाएगा 2 और 3 के दरमियान एक एक्टिविटी है विच स्टार्ट्स एट द कंप्लीशन ऑफ दिस ए एंड बी। नेटवर्क से हमें ये पता चल रहा है। फिर हमारा जो है नेटवर्क से इनफैक्ट हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी जो है वो कब स्टार्ट हो रही है। एक्टिविटी सी जो है उसके लिए प्रीडिसेसर जो है वो एक्टिविटी ए है, और एक्टिविटी सी और बी जो हैं वो पैरेलल चल सकती हैं। नेटवर्क से ये प्लॉट से हमें पता चल रहा है ये, ठीक है। फिर हमारा एक्टिविटी एफ है। एक्टिविटी एफ के लिए बी प्रीडिसेसर है, बी नॉट ओनली बी, सी भी प्रीडिसेसर है, और सी का ए है तो ए बी सी प्रीडिसेसर हो गए एक्टिविटी एफ के लिए। सिमिलरली एक्टिविटी ई के लिए भी प्रीडिसेसर ये डिफाइन हो गए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उनकी एक्टिविटीज भी दी गई हैं हमें, और हमें उनका ड्यूरेशन भी दी गई है। फॉर एग्जांपल डी, कैपिटल डी 1 2 जो है वो 6 है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास कैलकुलेट करेंगे, और ये यहाँ पे डमी नोड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डमी नोड है। दिस इज अ डमी नोड, ठीक है। अब फॉरवर्ड पास कैलकुलेट करने हैं हम। नोड 1 सेट, नोड 1 के लिए स्क्वायर 1 जो है वो इक्वल 0 सेट कर देंगे। नोड 2 के लिए क्या था, डेफिनेशन याद रखिएगा कि जे के लिए मैक्सिमम था। प्रीडिसेसर नोड कौन कौन से हैं, 1 नहीं है सिर्फ, ठीक है। तो 1 प्लस डी 1 2 जो कि 5 बनता है, तो स्क्वायर 2 जो है ये हमारा 0 प्लस 5 आ गया। स्क्वायर 3 के प्रीडिसेसर 1 और 2 है, सो मैक्सिमम ऑफ स्क्वायर 1 प्लस डी 1 3, स्क्वायर 2 प्लस डी 2 3। अब डी इसका 0 है, स्क्वायर 5 आ जाएगा, और इसका भी 0 है, 6 आ जाएगा। दोनों में से मैक्सिमम 6 है। 5 प्लस 3 ये जो है, सॉरी 3 तक हम जा रहे हैं, 5 और 3 तक। स्क्वायर 2 जो है वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, 5 वैल्यू है उसकी, सो 5 प्लस 3 ये आपके पास आ जाएगा, और ये इक्वल मैक्सिमम जो है 5 प्लस 3, ये इट्स अ मिस्टेक, यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। अब आपने स्क्वायर 4 कैलकुलेट करना है। स्क्वायर 4 जो है वो स्क्वायर 2 हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है, वो जो है आपका स्क्वायर 2 जो है वो 5 है, प्लस D24 जो है वो 8 है, 8 प्लस 5 ये 13 बनता है, ठीक है। ये 13 हमने लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये स्क्वायर देखें, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, इट्स अ मिस्टेक, यहाँ पे 8 आएगा। नोड 5 के लिए हमने स्क्वायर 5 करना है। ये कह रहा है कि पिछले जितने नोड्स हैं उनका 8, 3 वाले से 8 प्लस 2 ये आ रहा है। 5 पे हम पहुंच रहे हैं, 4 डमी जो है इसको हम इग्नोर करेंगे, और 5 पे हम कहाँ से पहुंच रहे हैं, ये 8 प्लस 2 से ही पहुंच रहे हैं सिर्फ। तो D45 स्क्वायर 3 प्लस D35 विच इज 8 प्लस 2 एंड स्क्वायर 4, डमी की 0 हम लिया करेंगे क्योंकि ये हमने खुद से इंट्रोड्यूस किया था, इसका ड्यूरेशन में तो कोई टाइम नहीं लगता। तो 13 प्लस 0 विच इज मैक्सिमम इज 13, सो 5 के कोरस्पॉन्ड स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 13 आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमने 6 नोड जो कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन था उस पे पहुंचना है।
6 नोड के लिए हमें 4th नोड से हम पहुंच रहे हैं, तो दैट विल बी द मैक्सिमम ऑफ फोर्थ नोड जो कि 13 प्लस 1 है 14। फिर हम पहुंच रहे हैं 6 नोड पे, 5th नोड से 5th नोड का 13 है, 13 प्लस 12 25 बनता है, तो 25 लार्जर हो गया, इसको हम कंसिडर करेंगे। फिर 6th नोड पे हम पहुंच रहे हैं फ्रॉम नोड 3। नोड 3 का स्क्वायर जो है वो 8 कैलकुलेट किया हुआ है, 8 प्लस 11 19, तो मैक्सिमम जो है नोड 5 के लॉन्ग आ रहा है हमारा 25 जो है, तो स्क्वायर हमने कैलकुलेट कर लिया किसके कोरस्पोंड 25। अब ये स्क्वायर्स हमने सारे जो कि फॉरवर्ड पास था, जो फिजिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अर्लीस्ट अकरेंस ऑफ एन एक्टिविटी, वो तमाम एक्टिविटीज के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हम बैकवर्ड जो है वो पास करेंगे। अब ये कंप्यूटेशंस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं कि प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड इन 25 डेज। अगर ये डेज हैं सारे, तो 25 डेज में कंप्लीट किया जा सकता है। अब बैकवर्ड पास हम कैलकुलेट करेंगे। बैकवर्ड पास के लिए हमने क्या एल्गोरिथम में पढ़ा था कि डेल्टा एन इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ एन, और स्क्वायर रूट ऑफ एन हमारा यहाँ पे 6 है, वो 25 है, तो डेल्टा 6 हमारा क्या बन गया, डेल्टा 6 जो है वो भी 25 बन गया। अब इससे आगे मैंने चलना है, इसका मतलब है कि डेल्टा 3 6 के बाद 5 नोड आता है, डेल्टा 5 मैंने कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा 5 कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा 6 माइनस आर्क ऑफ 5 6, D56 जो है वो 12 है, तो डेल्टा 6 माइनस D56 ये 13 आ जाएगा। फिर डेल्टा 4 मैंने कैलकुलेट करना है। डेल्टा 4 के लिए मुझे डेल्टा 5 और डेल्टा 6 पता होना चाहिए क्योंकि यही कनेक्टेड है। डेल्टा 6 मेरा 25 है, माइनस D36 जो है वो क्या है, वो 25 माइनस 11 है, 36 ये, ठीक है, एंड 13 माइनस 12 है, तो ये मेरा जो है डेल्टा 4 के लिए मैं डेल्टा 6 माइनस 4 6 में करूंगा जो कि 1 है, 25 माइनस 1 24 एंड 25 माइनस 11 विच इज, यहां पे मैंने लिखा हुआ है 13 माइनस डेल्टा 5, डेल्टा 4, डेल्टा 5 हमने बिल्कुल सही है कैलकुलेट कर दिया, और डेल्टा 4 कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके लिए माइनस 0 डमी एक्टिविटी है, यहाँ पे 0 ही आएगा, ये बिल्कुल ठीक है। 13, तो 13 और 24 में से जो मिनिमम है वो हम डेल्टा 4 को साइन कर देंगे, सो डेल्टा 4 इक्वल्स 13। उसके बाद डेल्टा 3 मैंने कैलकुलेट करना है। डेल्टा 3 कैलकुलेट करने के लिए मुझे डेल्टा 4 पता होना चाहिए, डेल्टा 5 पता होना चाहिए, ठीक है। डेल्टा 3 इनफैक्ट इक्वल्स 4 तक तो कोई डायरेक्ट एक्टिविटी है ही नहीं, तो प्रोसीडिंग यही बन रही है, दो ही आर्क्स है ना, 6 और 5। डेल्टा 5 जो है वो 13 है, डेल्टा 6 जो है 25 है, तो मिनिमम ऑफ क्या बनेगा, मिनिमम ऑफ 25 माइनस द आर्क ऑफ D36 जो कि 11 है, एंड डेल्टा 5 जो कि 13 है, माइनस द आर्क, वेट ऑफ द आर्क 35 जो कि 2 है। इसका ये मिनिमम जो है ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, ये मेरा क्या बनेगा 25 माइनस 11 14, और ये मेरा क्या बनेगा 11, मिनिमम जो है 13 है, जो D3 को जो है वो मैं डेल्टा 3 को जो है वो मैं 11 है, मिनिमम 11 असाइन कर दूं, ठीक है। डेल्टा ये देखें, डेल्टा जो है 11 असाइन किया हुआ। अब मेरा डेल्टा 2 रह गया है। डेल्टा 2 के लिए मैं डेल्टा 4 मुझे पता होना चाहिए क्योंकि 4 तक एक आर्क है, और डेल्टा 3 ये दोनों मुझे पता है, तो डेल्टा 2 विल बी
द मिनिमम ऑफ 13 माइनस 8 एंड 11 माइनस 3। 13 माइनस 8 जो है वो 5 होता है, 11 माइनस 3 जो है वो क्या होता है 7 8 होता है। तो मिनिमम जो है 5 है, तो डेल्टा 2 को मैं असाइन करूंगा 5, जो कि यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। नोड 1 के लिए डेल्टा 1 इक्वल्स मिनिमम ऑफ डेल्टा 3 माइनस D13 डेल्टा 2 प्लस D2 D2 जो है वो हमारे पास नोड 1 के लिए D2 जो है वो 5 ही बन रहा है, ठीक है। तो ये 5 है, D12 इनफैक्ट होना चाहिए 1 2 यहाँ पे 5 माइनस 5 6 माइनस 11 माइनस 6, ये जो है मिनिमम 0 बन रहा है, ठीक है। 5 माइनस 5 0 है और यहाँ पे 5 और 0 का मिनिमम जो है 0 है। इसका मतलब यह है कि हमारी कंप्यूटेशन जो है अगर डेल्टा 1 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि कंप्यूटेशन हमारी करेक्ट है। अब क्रिटिकल पाथ हमने कैलकुलेट करना है। क्रिटिकल पाथ जो है वो हम 3 कंडीशंस जो है हमने सेटिस्फाई करवानी थी कि डेल्टा आई इक्वल्स स्क्वायर आई के हो, डेल्टा जे इक्वल्स स्क्वायर जे के हो। इन दोनों का डिफरेंस जो है डेल्टा आई माइनस डेल्टा आई, ये डी आई जे हो, डी आई जे, ठीक है। और ये हम चेक कर लेते हैं। द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन कैन बी मेड डायरेक्टली ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क पे भी की जा सकती है और ये इस तरह डेल्टा और स्क्वायर हम नेटवर्क पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्रिटिकल पाथ देखें कहाँ पे 5 माइनस 5 0 यहाँ पे आ रहा है, ये 0 आ रहा है, 13 13 13 13 0 आ रहा है, 25 25। जिन का 0 नहीं आ रहा इसका मतलब है कि उनको हम रिलैक्स कर सकते हैं उनका ड्यूरेशन, ठीक है। 8 डेज अभी इंटरप्रेट करते हैं इनका। तो क्रिटिकल पाथ मेरा क्या आ रहा है 1 to 2, क्योंकि इसका 5 डेल्टा जे और डेल्टा ये आप कैलकुलेट करें ये सेम आ रहा है, दोनों इक्वल हैं और इनका डिफरेंस जो है जो कि हमने कंडीशन ये पढ़ी थी ऑप्टिमल के लिए डेल्टा जे माइनस डेल्टा आई इक्वल्स स्क्वायर जे माइनस स्क्वायर आई इक्वल्स डी आई जे, ठीक है। तो ये सेम आ रहा है। तो आवर क्रिटिकल पाथ इज 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5 and 5 to 6. These are the activities which are critical activities. We cannot start these activities before the time or we cannot start these activities later that time. जब ये 5 days के से पहले नहीं स्टार्ट हो सकती, बाद में भी स्टार्ट नहीं हो सकती, एग्जैक्टली इतनी ही ड्यूरेशन चाहिए इन एक्टिविटीज को करने के लिए। सच एन एक्टिविटी इज नोन एज क्रिटिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो ये क्रिटिकल एक्टिविटीज हो गई 1 2 4 5, ये क्रिटिकल पाथ हो गया। इन एक्टिविटीज में तो कोई डिले नहीं आ सकता। which as should be expected spans the network from start node 1 to finish node 6. The sum of the duration of the critical activities in fact defines the time of your project, which is 1 2 2 4 4 5 4 6। इनका क्या वेट है 5 8 0 and 12 और ये this equals 25 days, ठीक है। Observe that activity 4 6 जो है satisfies the first 2 conditions for the critical activity. पहली 2 conditions तो 4 6 वाली activity satisfy करती है, लेकिन third condition satisfy नहीं करती कि डेल्टा 6 माइनस डेल्टा 4 ये D46 के इक्वल नहीं है। डेल्टा 6 क्या है 25 है, माइनस डेल्टा 4 क्या है -13, ये डी आई जे के इक्वल नहीं है। यहाँ पर स्क्वायर 6 इससे भी आप कर सकते हैं माइनस स्क्वायर ऑफ 4, ये भी इक्वल नहीं है डी आई जे के, और यहाँ पे डी आई जे क्या है 1 है।
तो ये क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं है, हैंस द एक्टिविटी इज नॉन क्रिटिकल। दीज आर द नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज। अब लीनियर प्रोग्राम फॉर्मूलेशन जो है ये भी हम स्टडी कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए। इसको किस तरह हम करेंगे? अ क्रिटिकल पाथ मेथड प्रॉब्लम can thought of as the opposite of the shortest route problem, in the sense that we are interested in the finding the longest route of unit flow entering at the start node and terminating at the finish node. ये linear program formulation जो है ये मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर के लिए रख देता हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है। और पिछला जो था क्रिटिकल एक्टिविटीज़ जो हमने निकालनी है, क्रिटिकल पाथ जो निकाला है और ड्यूरेशन निकाला है कि ये प्रोजेक्ट जो है इस ड्यूरेशन में हो सकता है जो है कंप्लीट होगा 25 डेज में। जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनका हम स्टडी कर लेते हैं। मैं आपको ऑरली ही बता देता हूँ कि उनको किस तरह हम रिलैक्स कर सकते हैं। अब नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए डेल्टा, वो जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्टिविटीज़ जो हैं जैसे 2-3 एक्टिविटी जो है 2-3 एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को हम अर्ली स्टार्ट भी कर सकते हैं और डिले स्टार्ट भी कर सकते हैं। अर्ली स्टार्ट एंड डिले स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक्टिविटी जो है वो दैट विल बी अ स्पैन, एक स्पैन हमारे पास आएगा एंड विद इन दैट स्पैन जो है हमारा जो कंप्लीशन प्रोजेक्ट टाइम है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। विद इन दैट स्पैन आवर प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 25 डेज एज यूजुअल, जो कि क्रिटिकल एक्टिविटीज के लॉन्ग पाथ हमने ढूंढ के निकाल लिया हुआ है। सिमिलरली एक्टिविटी 3-5 जो है ये भी क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं है, इसके लिए भी हम एक स्पैन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब वो स्पैन किस तरह निकालना है ये मैं आप पे ही छोड़ देता हूं कि एक छोटा सा सेक्शन है आपके बुक का, ताहा की बुक का, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। आपने बुक ओपन करनी है, बड़ा सिंपल है। आई जस्ट वांट दैट यू गो परचेज योर बुक एंड ओपन योर बुक एंड सी योरसेल्फ एंड ट्राई टू लर्न योरसेल्फ। ठीक है, तो ये आपका एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, असाइनमेंट है कि आपने ये स्पैन जो है नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज के लिए स्पैन जो है वो निकालना है आपने, कि किस तरह जो है स्पैन निकाला जा सकता है कि इतने टाइम अर्लियर ये एक्टिविटी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी जो है ये स्टार्ट की जा सकती है और कितना डिले, मैक्सिमम डिले जो है वो कितना किया जा सकता है फॉर स्टार्टिंग नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। ठीक है, अब लीनियर प्रोग्राम फार्मूलेशन जो है ये हम नेक्स्ट इंशाल्लाह स्लाइड में देखेंगे और इसका टेबल जो है ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो आपको करवाऊंगा। टिल द नेक्स्ट lecture, take very good care of yourself and your dear ones. Allah Hafiz.